अगली जो महत्वपूर्ण घटना है वो है पूर्ण स्वराज्य की घोषणा। ये वो दौर था जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम काफी आगे जा चुका था, काफी प्रगति पर था, और उस समय कहा कि पूर्ण स्वराज्य से कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब हम पूरी तरह से स्वराज चाहते हैं, और यही घोषणा जो है वो 31 दिसंबर 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, याद रखना, कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था 31 दिसंबर 1929 को, और जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण परिच्छेद है, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण घटना है। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ पूर्ण स्वराज्य की घोषणा के साथ में, रावी नदी के तट पर, और वहां पर अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि अब पूर्ण स्वराज्य से कम कुछ भी नहीं लेंगे हम। और उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, और इसी याद में हम लोग 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। ये सब आप जानते हैं। इस दिन की याद को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। नेहरू जी ने कहा था कि भाई मैंने भी कुछ कहा था रावी नदी के तट पर ना, लाहौर में, तो आपको ध्यान रखना है। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में की गई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। रावी नदी के तट पर, जगह थी लाहौर, तारीख 31 दिसंबर 1929। और उन्होंने कहा कि भाई 26 जनवरी 1930 को, मतलब आने वाली 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन उस दिन तो स्वतंत्र तो हुए नहीं हम। उसके बाद में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बाद में फिर 1950 में इसको 26 जनवरी को ही लागू किया गया। तो ये पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से जुड़ी हुई है। उसके बाद अब हम बात करते हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन के बारे में यहां पर जानकारी लिखी हुई है पहले से ही। इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। व्हाइट मैन कमीशन क्यों कहते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1919 का जो अधिनियम बना था, 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि भाई 10 साल के बाद में इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन होगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 2 साल पहले ही एक मिस्टर साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक दल, एक कमीशन गठित किया, जिसको भारत भेजा गया। विडंबना यह थी बेटा कि 7 सदस्य जो थे उसमें एक भी भारतीय नहीं था। अब समीक्षा भारत के राज्य की करनी है, भारतीय जनता के लिए काम था, लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो भारतीय से असंतुष्ट थे। तो 1928 में जब कमीशन भारत आया, 1928 में जब कमीशन भारत आया, तब इसका विरोध किया गया। व्यापक तौर पर विरोध हुआ, जगह जगह इसके विरोध में जुलूस निकाले गए, हड़ताल हुई, प्रदर्शन हुई, और साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक के नारे लगे। ऐसा ही एक प्रदर्शन लाला लाजपत राय कर रहे थे। तो लाला लाजपत राय के ऊपर एक जो अंग्रेज अधिकारी था, सैंडर्स पुलिस अधिकारी, उसने लाठियां चलाने का आदेश दिया था, और लाला लाजपत राय की यहां पे मृत्यु हो गई थी। लाला जी ने उस वक्त कहा था कि मेरे शरीर पर लगी हुई लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी ताबूत के लिए एक एक कील साबित होगी। ताबूत होती है शव पेटी, जिसके अंदर शव को रखा जाता है। तो यह है साइमन कमीशन में आपको क्या ध्यान रखना है। 1928 में भारत आया, 27 में इसकी नियुक्ति हुई, 7 सदस्य थे। एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण सारे गोरे लोग थे, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। साइमन वापस जाओ के नारे का संबंध लाला लाजपत राय से है, जिसकी अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स के आदेश पर लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। तो यहां पर हमने देखा 1922 से 29 की घटनाएं हम पढ़ रहे हैं। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हो गई, लाहौर अधिवेशन और साइमन कमीशन के बारे में जानकारी। अब हम कुछ और घटनाएं पढ़ते हैं
1922 से 29 की अगले वीडियो में। साइमन कमीशन के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं 1922 से लगा करके 29 की कुछ घटनाएं, और जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। अब यहां पर एक संगठन का नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको कहा गया है HSRA। इस संगठन का नाम किताब में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। ये दिल्ली के अंदर फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव उनके द्वारा स्थापित किया गया था। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह, याद रखना नाम, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव द्वारा स्थापित। इनके साथ और भी अनेक क्रांतिकारी थे। मुख्य नाम आता है भगत सिंह, चंद्रशेखर का। 1928 HSRA, याद रखना, ये 1928 में स्थापित किया गया। 1928 HSRA भगत सिंह के द्वारा मुख्य रूप से स्थापित किया गया। इसके साथ में और भी क्रांतिकारी थे। इन्होंने 17 दिसंबर 1928 को जो सैंडर्स, जो हमने साइमन कमीशन में पहले उसका जिक्र किया था, उसकी गोली मार के हत्या कर दी। 17 दिसंबर 1928 सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई भगत सिंह द्वारा। सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई भगत सिंह के द्वारा और इनके साथियों के द्वारा। इसमें HSRA पूरी तरह से शामिल था। अब देखिए, ये हो गया HSRA जो आपके सिलेबस में दिया है, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव ये सारे हत्या में शामिल भी थे। और सैंडर्स वही व्यक्ति था जिसने लाला जी को ऊपर लाठी चार्ज का आदेश दिया था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को, याद रखना, एक और घटना, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने एक साथी भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय जो विधान परिषद थी वहां पर लाहौर के अंदर, बटुकेश्वर दत्त ने लाहौर में केंद्रीय विधान परिषद, जिसको सेंट्रल असेंबली बोलते हैं, में बम फेंका। हालांकि वो बम जहां पे फेंका था वहां पे कोई आदमी नहीं था, खाली बेंचों पर बम फेंका गया था। और इन्होंने कहा, इनका कहना था कि हमारा उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, हमारा उद्देश्य था बहरों को सुनाना है। याद रखना, बहरों को सुनाना है कि अंग्रेजी सरकार जो बहरी है, जो हमारी बात नहीं समझ रही है, हमें स्वतंत्र नहीं कर रही है, हम उनको सुनाना चाहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम क्रांतिकारी आपसे अंतिम सांस तक लड़ेंगे। 8 अप्रैल 1929 को यहां पर बम फेंका गया, उन पर उनकी गिरफ्तारी हुई, मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत 23 मार्च 1931, आपको ये दिन याद होना चाहिए, याद भी होगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस या मुकदमा के तहत फांसी हुई। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इतिहास में अमर हो गए। हंसते हंसते मात्र प्रेम के अंतर्गत या भारत के लिए फांसी पर झूल गए।
बहुत कम उम्र थी उस समय भगत सिंह की, है ना। कहते हैं ना, जिंदगी मिले तो भगत सिंह जैसी मिले। छोटी थी लेकिन बहुत लंबी उम्र है, आज भी वो हमारे बीच में जिंदा है। तो ये लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इनको फांसी हुई। इस दौरान एक नारा बहुत बुलंद हुआ जिसका भगत सिंह ने बहुत इस्तेमाल किया, इंकलाब जिंदाबाद। मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया लेकिन प्रयोग किया गया भगत सिंह के द्वारा, इसलिए जब भी इंकलाब जिंदाबाद आता है तो भगत सिंह का नाम लिया जाता है। तो ये नारे भी आपको साथ साथ में याद रखने हैं, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। देखिए वापिस थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। 1928 HSRA एक संस्था है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। दिल्ली में फिरोजशाह कोटला में इसकी स्थापना की गई। भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव ये सारे इसके संस्थापक सदस्य थे। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की गोली मार करके हत्या कर दी गई। ये वही सैंडर्स था जिसने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चलाने का आदेश दिया था। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट डेट 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के लाहौर के अंदर केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका और उन्होंने कहा कि हमारा मकसद किसी को मारना नहीं, हमारा मकसद है बहरों को सुनाना है। उसके बाद में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी होती है। भगत सिंह का नारा इंकलाब जिंदाबाद। आगे चलते हैं। अब अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो लगातार भारत विरोधी थी। आम जनता को डराने की, धमकाने की, उन पर ज्यादा टैक्स लाद दिए गए, सारे हर तरह से उनका शोषण हो रहा था। और इस समय में एक ऐसी चीज पर टैक्स लगाया गया जो हमारे जीवन का बुनियादी हिस्सा था और वो था नमक, जिसके खिलाफ गांधी जी ने मोर्चा खोला। और बात आती है दांडी मार्च की, याद रखना दांडी मार्च 1930। दांडी मार्च, दांडी यात्रा भी कह सकते हैं इसको, दांडी मार्च भी कह सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कानून के विरोध स्वरूप, है ना। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कानून के विरोध स्वरूप ये यात्रा की गई या ये मार्च निकाला गया। नमक भोजन का बुनियादी हिस्सा है। गांधी जी का कहना था कि जो नमक है वो भोजन का बुनियादी अंग है, भोजन का बुनियादी अंग है, बुनियादी हिस्सा है। नमक के उत्पादन अर्थात प्रोडक्शन और बेचने पर, बिक्री पर कर अमानवीय है, मानवता के भी खिलाफ है। आम गरीब आदमी वो भी नमक का इस्तेमाल करता है डेली, अब वो टैक्स कहां से देगा। तो ये जो है इसकी थीम थी। ये दांडी मार्च क्यों किया गया? क्योंकि जो नमक कानून बना था, जो नमक के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया था अंग्रेजों ने, उसके खिलाफ गांधी जी जो हैं वो निकले थे। उसके साथ में हजारों लोग जुड़ गए। अब देखिए क्या हुआ, अपने साबरमती अहमदाबाद वाले जो आश्रम से है ना, साबरमती अहमदाबाद के जो आश्रम है उनका, वहां से नवसारी जिले के अंदर दांडी तट है वहां तक, है ना। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी गुजरात में, नवसारी के दांडी तट लगभग 240 किलोमीटर की ये यात्रा थी। दांडी तट तक अपने 79 अनुयायियों के साथ, कितने 79 नहीं 79 अपने 79 अनुयायियों के साथ में वो दांडी तट पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को अपने हाथ से नमक बनाया और नमक कानून को भंग किया के साथ पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर
कानून तोड़ा। तो ये दांडी यात्रा कैसे हुई उसकी थीम। अब इस नमक कानून या जो दांडी यात्रा थी, इनमें इनके साथ में आदिवासी, मजदूर, महिलाएं, किसान, ये सब शामिल थे। समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा नमक कानूनों के खिलाफ था। तो 12 मार्च से ये रवाना हुए थे और 6 अप्रैल को वहां पहुंचे थे। 6 अप्रैल 1930 को 12 मार्च को यहां से साबरमती आश्रम से रवाना हुए थे। तो देखिए दांडी मार्च क्या था। कई लोगों ने इसकी जो तुलना है वो नेपोलियन की रोम से पेरिस की यात्रा को की है। देखिए दांडी मार्च अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कानून के खिलाफ था। कई बार प्रश्न आता है गांधी जी ने दांडी मार्च क्यों किया था? नमक कानूनों के खिलाफ। नमक भोजन का बुनियादी हिस्सा है, इसके उत्पादन और बिक्री पर कोई कर नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों ने दोनों पर कर लगा रखा था, नमक बनाने के ऊपर भी, नमक बेचने के ऊपर भी, खरीदने के ऊपर, सब जगह टैक्स था। उन्होंने कहा यह अमानवीय है। इसमें आदिवासी, मजदूर, महिलाएं सब शामिल थी। शुरुआत होती है अहमदाबाद आश्रम से, नवसारी गुजरात से। दांडी तट 240 किलोमीटर दूर था। अपने 79 फॉलोवर्स थे उनके साथ में। 6 अप्रैल 1930 को वो वहां पहुंचे, नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा। तो कुछ डेट से वो आपको याद जरूर रखनी पड़ेगी, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेटा, इसके अंदर हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या देखा। HSRA, लाहौर षड्यंत्र केस, भगत सिंह को फांसी और दांडी मार्च। 4 टॉपिक यहां पर इंपॉर्टेंट हमने कवर किए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1935 के बाद की क्या घटनाएं हुई। लिखिए इसको, इसके बाद में इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं।